हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हिस्टोरिकल एनालिसिस की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं पैलेस्टीन मैंडेट की हिस्ट्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पैलेस्टीन मैंडेट। आखिर ये मैंडेट क्या है, कब से सिस्टम आया, और जो आज पैलेस्टीन इजराइल में जो लड़ाई हो रही है, जो कि किसी भी हालत में किसी भी टाइम पे रुकने का नाम ले रही है, ये बेसिकली कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से वेस्टर्न पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत बुरे तरीके से, और इसकी हिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है, जब आज हम इज़राइल पैलेस्टीन इशू की बात करते हैं। ठीक है, तो इशू है यहाँ पे पैलेस्टीन मैंडेट एंड द इज़राइल। यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं, सो यू कैन क्लियरली सी हियर। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, जो आज जिसमें 90 या 80% इसराइल है, ये पूरा पैलेस्टीन था एक टाइम पे। दैट इज़ वाई इसको हम पैलेस्टीन मैंडेट का नाम दे रहे हैं, क्योंकि पूरा पैलेस्टीन के अंडर था। और पहले ये इंडिपेंडेंट नहीं इसको कह सकते, ये ऑटोमन एम्पायर, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था, टर्की में सेंटर्ड एम्पायर था, काफ़ी सेंचुरीज तक वो चला है, ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट था। उसके बिखरने के बाद ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। किस तरीके से होती हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले इजराइल नाम की जो चीज़ थी, अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करें, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, इजरायलीज ज्यूज़ डेफिनेटली इस इलाके में पहले रहा करते थे, उनको यहाँ से निकाला गया, दैट इज़ ट्रू। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैलेस्टीनियन अरब्स का एरिया होता था। ज्यूज़ अगर थे तो बहुत ही कम यहाँ पे मात्रा में थे। ठीक है, बहुत ही कम नंबर में थे, सॉरी। ठीक है, सो दिस वाज पैलेस्टीन मैंडेट। किस तरीके से यहाँ पे वेस्ट बैंक बना, किस तरीके से बाद में गाजा स्ट्रिप बनेगा, उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो प्राइमरली हम यहाँ पे जो भी कंटेम्प्रेरी चल रहा है उसकी डिस्कशन नहीं होगी, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की डिस्कशन होगी, किस तरीके से इजराइल का स्टेट यहाँ पे बना और जो प्रॉब्लम है आज कैसे परसिस्ट करती हुई दिख रही है। आज हम जैसे देखते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन में एक परमानेंट जंग की स्थिति चली हुई है, जिसमें मुस्लिम्स और ज्यूज़ का भी एक एंगल आ जाता है, और इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमास, जैसे कि हिजबुल्लाह, जैसे कि हूथीज़। हालांकि हूथीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर हम देखें हूथीज़, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सीज निकलते हैं। किस तरीके से आज इसराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं, और इसराइल के जो नॉर्मल लोग हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं जी पा रहे हैं, और जो पैलेस्टीनियंस और इवन लेबनान के नॉर्मल लोग हैं जी तो वो भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं, जिसकी हिस्ट्री हमें वर्ल्ड वॉर 1 और उससे भी पुराने समय में जाके मिलेगी। तो ये जो सारे तार यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, वो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो होगा उसके साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। पैलेस्टीन मैंडेट की यहाँ पे बात है, लेकिन मैंडेट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ की यहाँ बात करते हैं। जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, यहाँ पे आप पर्सनैलिटी देख पा रहे हैं, ही इज़ वुड्रो विल्सन। ठीक है जी, सो वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए थे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगी तो सारे कंट्रीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलेगा। ठीक है, जो सीज़ हैं वहाँ पे ओपन नेविगेशन होगा, और बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की, जैसे सब नेशनलिज्म का ध्यान रखा जाएगा, दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, सबके राइट्स की बात की जाएगी, माइनॉरिटी के राइट्स की बात की जाएगी, जिसको फेमसली 14 पॉइंट्स कहा जाता है वुड्रो विल्सन का। ठीक है, इसी वुड्रो विल्सन के तहत एक चीज बनी थी जिसको हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में अगर इसके कोवेनेंट की बात करें तो उसमें 22nd आर्टिकल है, आर्टिकल 22। उसके तहत मैंडेट सिस्टम बना, जिसमें पैलेस्टीन मैंडेट भी एक पार्ट था। तो लीग ऑफ नेशंस, जो कि डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, अगर हम लीग ऑफ नेशंस के वर्क की बात करें तो बिल्कुल फेल हो जाता है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली लीग ऑफ नेशन एक फेलियर था, लेकिन मैंडेट सिस्टम जिसने एक प्रोड्यूस किया था उस टाइम पे, उसको डेफिनेटली लागू किया गया, जिसका अभी भी हम इफेक्ट जो वेस्ट एशिया वाले रीजन में देख सकते हैं। तो यहीं से मैंडेट सिस्टम भी आता है। अब जो पहला वर्ल्ड वॉर है, अगर बहुत ब्रीफ में उसके बारे में देखें हम, पहले वर्ल्ड वॉर में बेसिकली क्या था, जो वेस्टर्न पावर्स हैं जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूके और रशिया, जो कि हम कह सकते हैं 1917 रशियन रेवोल्यूशन से पहले वर्ल्ड वॉर 1 में यहाँ पे इन्वॉल्व थी, उनकी लड़ाई होती है यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और जर्मन एम्पायर से।
तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और इसमें ऑटोमन एम्पायर भी जो है वो इनके प्राइमरली दुश्मन होते हैं। ऑटोमन एम्पायर याद रखना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जब भी पूरी डिस्कशन की बात होती है इसराइल पैलेस्टीन की, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था जो कि वेस्ट एशिया वाले पोर्शन में था, जिसका हम सक्सेसर स्टेट आज टर्की को कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया उनके पास था। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ इन्हीं के अधीन में थे ऑटोमन एम्पायर के, पैलेस्टीन भी इन्हीं के अंडर था। अब ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि वो बहुत वीक हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के आते आते, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, ज़्यादा पावर्स उसके पास नहीं बची थी। वर्ल्ड वॉर 1 में वेस्टर्न पावर्स ने ख़त्म कर दिया ऑटोमन एम्पायर को, बहुत वीक कर दिया। उसके बाद ही पैलेस्टीन का गेम यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद ही लीग ऑफ नेशंस के द्वारा जो मैंडेट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है वो यहाँ पे प्ले में आएगा। उसके बाद सारी जुगलबंदी जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो आज तक चल रही है वो यहाँ पे चलती हुई आपको दिखेगी। तो इसका बैकग्राउंड आप डेफिनेटली यहाँ पे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से ये चीज़ जुड़ी हुई है। और वुड्रो विल्सन जो कि काफ़ी आइडलिस्टिक बातें करते थे, जिनके 14 पॉइंट्स की हेल्प से लीग ऑफ नेशंस भी बना, लेकिन यूएसए ने खुद उसको ज्वाइन नहीं किया, जिसका बहुत बड़ा कारण था कि लीग ऑफ नेशंस एज एन इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं मैंडेट फॉर पैलेस्टीन। ऑटोमन एम्पायर क्या हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, हार जाता है क्योंकि अलाइड पावर्स की यहाँ विक्ट्री होती है। अब जर्मनी के साथ क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ क्या हुआ, यहाँ पे उस वीडियो का विषय नहीं है। सो ऑटोमन एम्पायर लूजेस। और अब ऑटोमन एम्पायर को जब वीक किया जाएगा, जब उनमें से काफ़ी जो हिस्सों को ऑटोमन एम्पायर से अलग किया जाएगा, अब उसका स्टेटस क्या होगा। अब यहाँ पे ये मेन मुद्दा है कि ऑटोमन हार गया, ऑटोमन से हमने इलाके भी छीन लिए। इलाके किसने छीन लिए यहाँ पे, यूके, फ्रांस, यूएसए, जिसमें से यूके फ्रांस का रोल ज़्यादा होगा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर की जब हम बात करते हैं वो वीक हुआ। पैलेस्टीन, जॉर्डन, जॉर्डन को पहले ट्रांस जॉर्डन बोलते थे, तो ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, ट्रांस जॉर्डन, ठीक है। इराक, ये सारे जो इलाके हैं यूके और फ्रांस के बीच में बट गए थे कि कुछ टाइम के लिए हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे, बाद में इनको इंडिपेंडेंट कर देंगे, सो दैट ये अपना जैसे भी अपनी गवर्नेंस करना चाहें अपने लोगों की हेल्प से वो कर सकें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनको एनेक्स कर लिया जाएगा बाय यूके एंड फ्रांस, लेकिन कुछ टाइम के लिए यू कैन से कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये जिम्मेदारी है वो यूके और फ्रांस के ऊपर आ जाती है। और जब यूके और फ्रांस वेस्ट एशिया में, जिनको वो मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे घुसते हैं, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखती हैं। हम इसके बाद ये भी बात करेंगे कि कब से जो ज्यूज़ हैं जो वो ज़ायनिज़्म की तरफ जाते हैं और अपने वो होमलैंड की बात करते हैं, जिसको ये जो देश हैं अलाइड देश हैं उसको फुलफ़िल करने का काम भी डेफिनेटली यहाँ पे करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, तो ये जो है आप देख सकते हो ट्रांस जॉर्डन है, जिसको आज जॉर्डन बोला जाता है, एंड दिस इज़ पैलेस्टीन। ये जो दोनों एरियाज़ हैं ये दिए गए थे ब्रिटिश को। फिर से रिपीट कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटिश ने परमानेंटली हथियार लिए और इसके ऊपर रूल करेगा। इसका सिंपल मतलब है कि उस कुछ टाइम के लिए 3 डेकेड्स, मतलब अराउंड 30 साल के लिए ब्रिटेन क्या करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है और बाद में इनको इंडिपेंडेंट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो यहाँ पे किसके पास आ जाती है, ब्रिटिश के पास आ जाती है। और सिमिलरली सीरिया और लेबनान किसके पास चले जाते हैं, फ्रेंच के पास चले आते हैं। तो आपस में लोग बांट लेते हैं कि किस तरीके से हम एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो वीक हो चुका है। टर्की भी बन जाएगा 1923 में, टर्की थोड़ा सा एरिया गेन करेगा, लेकिन ये टर्की से फिर भी अलग रहेंगे। नाउ द रियल प्रॉब्लम इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो जब मैंडेट सिस्टम आएगा पैलेस्टीन में दिक्कतें आनी शुरू होंगी, उसके बाद ही जो आज हम प्रॉब्लम देख रहे हैं इसकी जड़ हमें समझ में आनी शुरू होगी। ट्रांस जॉर्डन, जो कि आज जॉर्डन है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लार्जली पीसफुल कंट्री है, तब भी था और आज भी है। लेकिन पैलेस्टीन जो कि बिल्कुल भी इजराइल नहीं था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज़ एंटायरली पैलेस्टीन। अब यहाँ पे इजराइल कैसे बनेगा, कैसे ज्यूज़ का माइग्रेशन होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब मैंडेट जो थी ब्रिटेन को, जो पैलेस्टीन और ट्रांस जॉर्डन की हमने अभी बात की, ये सैन रीमो कॉन्फ्रेंस नाम की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इटली में। तो यूके और फ्रांस आपस में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, काफ़ी सीक्रेट
आपस में अंडरस्टैंडिंग्स करते थे, ठीक है, ट्रीटीज करते थे, जिसके तहत वो डिसाइड करते थे कि हमें कौन से एरिया को एडमिनिस्टर करना है, कौन से एरिया को नहीं करना है। तो सैन रेमो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 1920 में हुई थी, जिसके तहत क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज, क्लेमेंसो फ्रांस के थे, लॉयड जॉर्ज यहाँ पे ब्रिटेन के थे, इन्होंने डिसाइड किया कि जो पैलेस्टीन और ट्रांस जॉर्डन है, जो कि प्रेजेंटली जॉर्डन है ऑब्वियसली, ठीक है, इसको ब्रिटिश मैनेज करेगा और बाकी लेबनान, सीरिया और बाकी इलाकों को फ्रेंच यहाँ पे मैनेज करेंगे। इन्होंने साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट भी पहले किया था, उसके तहत भी ये जो चीज़ है उसको कंफर्म कर दिया गया। तो मतलब आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें, जो काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, वो यूके और फ्रांस के बीच में लिए जा रहे हैं, कुछ सीक्रेट तरीके से और कुछ ओपन तरीके से, कुछ डिफरेंट जगह जाके कॉन्फ्रेंसेस करके। सो जो सारा जो पैलेस्टीन मैंडेट और जितने मैंडेट्स यहाँ पे बन रहे हैं पैलेस्टीन के अलावा भी, दैट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय यूके एंड फ्रांस। तो सबसे मेन यहाँ पे बात हो जाती है कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई बाद में, उनमें यूके फ्रांस का रोल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 1920 और 21 में पैलेस्टीन और जॉर्डन में यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कि मतलब इस टाइम से ब्रिटिश टेक ओवर कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू कर लेता है। और 1948 और 46 रिस्पेक्टिवली जब हम पैलेस्टीन और जॉर्डन की बात करते हैं, तब तक इनका जो कंट्रोल है इन एरिया पे रहता है। तो डैट मीन्स यू कैन सेफली से कि अराउंड 3 डेकेड्स, लगभग 30 साल, थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं, 3 डेकेड्स ब्रिटिश यहाँ पे कंट्रोल करते हैं एरियाज को, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी हेयर, ये ब्रिटिश मैंडेट है। मेसोपोटामिया, इराक भी ब्रिटिश मैंडेट थी, और ये फ्रेंच मैंडेट ऑफ सीरिया यहाँ पे आ जाती है। सीरिया और लेबनान के कुछ एरियाज भी इसके अंदर आ जाते हैं। जो रिपब्लिक ऑफ टर्की है, ये अलग से कंट्री यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पैलेस्टीन मैंडेट भी बन गया, यूके फ्रांस में आपस में बांट भी लिया, ऑटोमन एम्पायर वीक भी हो गया, सब हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर इजराइल का पॉइंट कहाँ से आया? डेफिनेटली अगर हम इसराइलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको होमलैंड डेफिनेटली मिलना चाहिए। दे नीड अ प्लेस जहाँ पे वो सेफ रह सकें, क्योंकि उनका परसिक्यूशन नाजी जर्मनी ने तो किया, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने भी किया। सो उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे डेफिनेटली नीडेड अ होमलैंड, जिसकी वो काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे, जिसके लिए वो कॉन्फ्रेंसेस भी करते हुए दिख रहे थे, होमलैंड। लेकिन ये जो सारी चीज़ें पैलेस्टीन में आके जो ये थमती हैं, ये कैसे होती हैं? सबसे पहले याद रखना है कि बालफोर डिक्लेरेशन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, जो कि इजराइल पैलेस्टीन इशू के रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, बालफोर कौन थे बेसिकली? ये फॉरेन सेक्रेटरी थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड, ये अंग्रेजी फॉरेन सेक्रेटरी थे। बालफोर डिक्लेरेशन दिया गया था 1917। इसका मतलब है बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में, वर्ल्ड वॉर 1 तब ख़त्म नहीं हुई थी, तभी उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि वो ज्यूइश लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उनका जो होमलैंड बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ पैलेस्टीन वाले इलाके में बनाएंगे। ये पैलेस्टीन मैंडेट में किया जाएगा, ये पैलेस्टीन वाले एरिया में किया जाएगा। तो यूके ने अपनी इंटेंशन पहले ही यहाँ पे शो कर दी थी थ्रू बालफोर डिक्लेरेशन। अब आप सोचोगे कि ये इतना यहाँ पे क्यों अटैच्ड हैं ज्यूज से, या फिर क्यों इस तरीके की डिक्लेरेशंस दे रहे हैं? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले ही, इवन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, उनको अंदाज़ा था कि ऑटोमन एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका है, उसको हराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले से ही वो सोच रहे थे, इवन इन 1914, कि किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर को वीक करके पैलेस्टीन वाले एरिया में जूइश होमलैंड बनाया जा सकता है। तो स्कीम इसकी पहले से ही चल रही थी। बालफोर डिक्लेरेशन डेफिनेटली 1917 में आता है, बट 1914 में पूरा जो प्लान है, स्कीम है, वो तैयार हो चुका था फॉर ए ज्यूइश होमलैंड। अब यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी की बात करते हैं जो कि जू थे और इंग्लिश थे, जिनका नाम है लॉर्ड, जिनका नाम था लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड। अब ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो कि बैंकर थे, बहुत बड़े मर्चेंट थे, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ज्यूज़ का जो पॉलिटिकल एक अलायंस था बाकी अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश के साथ, इसकी वजह से भी ब्रिटिश इनको कहीं ना कहीं फेवर कर रहे थे।
ब्रिटिश को काफ़ी फंड्स भी यहाँ पे जूस से मिलते थे, क्योंकि जूस बड़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी रही है हमेशा से। बिजनेस माइंड बहुत अच्छा रहा है इनका, तगड़ा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल सर्कल्स में, चाहे यूएस की बात करें चाहे यूके की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे कि लॉर्ड रॉथस्child की हमने बात की, बाल्फोर डिक्लेरेशन दी जाती है, क्योंकि इनके अपने देश में बहुत इन्फ्लुएंशियल जूस यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कि अपने होमलैंड की बात डेफिनेटली कर रहे थे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो जेंटलमैन साथ में खड़े हुए हैं, ये कौन है? ही इज़ थियोडोर हर्जल। थोड़ा इसके और पीछे आपको लेके चलता हूँ। थियोडोर हर्जल अब 1890s की अगर हम बात करें, दैट मीन्स 19th सेंचुरी का एंड, तभी ये बातें होने लग गई थी कि जूस को उनका एक होमलैंड चाहिए। हालांकि अभी तक जर्मनी ने उनको बुरी तरीके से ट्रीट भी नहीं किया है, उनको कत्लेआम भी नहीं किया है, उनको गैस चैम्बर्स में मारा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जूस अपने आप को आइसोलेटेड समझते थे, उनको लगता था कि उनका परसिक्यूशन होता है, बाकी रिलीजन वाले उनको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो उनके होमलैंड की जो एक इच्छा थी वो 1890 से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसमें थियोडोर हर्जल नाम के जो लीडर हैं वो सबसे आगे होते हैं, और जो कंसेप्ट देते हैं जिसका नाम आगे जाके आता है ज़ियोनिज़्म, ZIONISM। आपने शायद ये टर्म सुने भी हो, तो बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, ज़ियोनिज़्म। अब ज़ियोनिज़्म का यहाँ पे मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय ज़ियोनिज़्म? ज़ियोनिज़्म एक एथनो कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर सकते हैं। एथनो कल्चरल नेशनलिज्म है, जिसमें जूस अपना होमलैंड चाहते हैं, और बाद में 1890s में ही ये डिसाइड भी हो गया था कि पैलेस्टीन वाला एरिया, जो कि उनके लिए होली लैंड है, जहाँ पे जेरूसलम है, विच इज़ दी होलीएस्ट प्लेस फॉर द ज्यूज़, वहीं पे अपना घर बनाएंगे। ये 1897 में थियोडोर हर्सल, जो जिन पर्सनालिटी की हमने अभी बात की, उनकी लीडरशिप में ये चीज़ डिसाइड हो जाती है इन स्विट्ज़रलैंड में बाज़ल वाले एरिया में। ये एक मीटिंग करते हैं जहाँ पे ये चीज़ डिसाइड हो जाती है। हालांकि बड़े ज्यूज़ हैं आज जो कि इजराइल से बाहर रहते हैं, जो कि ज़ियोनिज़्म या फिर बहुत जो एग्रेसिव जूश नेशनलिज्म वाली बात है उस चीज़ से नकारते हैं। काफ़ी ज्यूज़ फॉरेन में ऐसे हैं जो कि इजराइल में रहते हैं, इजराइल से ज़्यादा बाहर हैं, जो कि इजराइल की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ज्यूज़ हैं अगर हम बात करें तो इन फिलॉसफी पे कायम है, जो कि अपने होमलैंड की बात करते थे और अभी अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं अगेंस्ट ऑल दी टेरर एक्टिविटीज़ जो कि वो फेस कर रहे हैं। तो 1897 में जो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुई जिससे देश की बात उन्होंने करनी शुरू की। बाद में जब वर्ल्ड वॉर 1 आता है तो उसके बाद भी ये बातें यहाँ पे रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तब से ये ज्यूइश होमलैंड की जो हरकतें हैं, बातें हैं, और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, और जिसके बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ इनको सपोर्ट करते हैं तो ये लगभग क्लियर हो जाता है कि इनको होमलैंड पैलेस्टीन में मिल जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ज्यूज़ हैं वो होमलैंड की इच्छा काफ़ी अरसे से पाले हुए थे, और इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी इच्छा पूरी करने में काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और बाद में होती हुई ये एक्टिविटीज़ आपको नज़र में आएंगी। यू कैन सी हियर कि ये जो मीटिंग्स हैं, थियोडोर हर्जल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट ज्यूज़ आपको यहाँ पे मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो ये 1897 की मीटिंग है जो कि स्विट्ज़रलैंड में होती है। इनका कंपैरेटिव नंबर कम होने की वजह से हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज़, अपने लिए होमलैंड, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं अगर हम ज्यूज़ की बात करें। फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन जो कि 1917 में आता है, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि वो 1917 में आता है, जबकि उसकी जो बैकग्राउंड है पहले तैयार हो चुकी है, जिसमें पैलेस्टीन में ही उनको ज्यूइश होमलैंड दिया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ज्यूज़ को वहाँ सेटल भी किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे डिसाइड हो जाती हैं, और पूरे जो अलाइड पावर्स हैं, यूके, फ्रांस, यूएसए एंड सो ऑन, उनकी सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे ज्यूइश होमलैंड पॉसिबल इसी वजह से हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अलाइड पावर्स, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ी पावर्स हैं, वो उनके पीछे सपोर्ट में खड़ी हुई थी। देखा जाए तो आज भी खड़ी हुई हैं।
अलाइड पावर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जीतती भी हैं और वही इनको होमलैंड के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देती हैं, एनकरेज करती हैं। अब जो 3 डेकेड्स का ब्रिटिश का रूल है, जो कि 1920s के शुरुआत में शुरू हो जाता है और 48 तक चलता है, वहीं पे सारा आप अरब और इजरायली जो क्लैशेस हैं, जो सारी इजराइल फ़लस्तीन की दिक्कतें हैं, वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। 1922 जब ये लगभग मैंडेट वाला सिस्टम फ़लस्तीन में स्टार्ट ही होता है, और 1926 इसके बीच में 75,000 ज्यूज़ पैलेस्टाइन में आ जाते हैं। 75,000 ज्यूज़, जिससे अब समझ में आने लगता है कि 1920s के बाद जब लगभग क्लियर हो चुका है कि ज्यूज़ को यहाँ पे होमलैंड दिया जाएगा, ज्यूज़ का माइग्रेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू पैलेस्टीन शुरू हो जाता है, जिसमें 75,000 ज्यूज़ इस टाइम पे आएंगे और बाद में ज्यूज़ आते ही रहेंगे। और 1940s में जब इजराइल बन जाएगा उसके बाद तो और ज़्यादा माइग्रेशंस आपको होती हुई दिखेंगी। लेकिन इन 30 सालों में होता क्या है, अरब्स और इजराइलीज़, जिनको हम ज्यूज़ कहते हैं, इनके बीच में जो फाइट्स हैं, इनके बीच में जो रिवोल्ट हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। इनके बीच में लड़ाइयाँ, दंगे, रायट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैलेस्टीन में जो हालात हैं 1920 से ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो यू कैन सी कि लगभग 100 साल पहले से जो आज बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है, तब से स्टार्ट हो चुकी थी, और जिसमें अलाइड पावर्स का सबसे बड़ा रोल आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। यू कैन सी कि किस तरीके से यहाँ पे लेडीज़ और मैन दोनों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। किस तरीके से अफरा तफरी यहाँ पे फैली हुई थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 1936 to 39 यहाँ पे अरब रिवोल्ट होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो अरब्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे करते हैं, और जिसमें काफ़ी ज्यूज़ को भी वो मारते हैं, ठीक है। 1920s के एंड में भी ये चीज़ें होती हैं, और 36 to 39 में बहुत बड़ा एपिसोड यहाँ पे रिवोल्ट का होता है, जिनको आप राइट वाली सिचुएशन भी कह सकते हैं। और बाद में 1944 to 48 ज्यूइश इंसर्जेंसी जैसी इवेंट्स भी होते हैं। तो इन 3 डेकेड्स में जब ब्रिटिश यहाँ पे एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, अरब्स और इजराइलीज़ के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता ही चला जाता है। और इस तनाव की ही वजह से यू कैन सी कि आज भी जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं कि सिंगल स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। और यहाँ पे याद रखना, जो ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी हारा था, जिसमें बाद में मॉडर्न टर्की आता है, तो टर्की के लोग भी, टर्की की गवर्नमेंट भी यहाँ पे दंगे भड़काने का काम करती थी, सो दैट ये एरिया स्टेबलाइज ना हो पाए। और इजराइलीज़ और अरब्स के बीच में, क्योंकि पैलेस्टीन में इजराइलीज़ आने शुरू हो गए थे, जो पैलेस्टीनियन अरब से डेफिनेटली वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि इसको इज़राइल, कि इस लैंड को इज़राइल को देना भी चाहिए, ठीक है। डैट इज़ वाई मेजॉरिटी जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन में नहीं बिलीव करते, वो जस्ट चाहते हैं कि इज़राइल को ख़त्म ही कर दिया जाए, जो अगेन इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू अगर हम देखें न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन तैयार होता है, जो कि 29 नवंबर 1947 को पास होता है। वेस्टर्न पावर्स इनके फेवर में थी कि जूइश लैंड दिया जाएगा, अरब स्टेट, अरब जो एरिया है, ठीक है, पैलेस्टीन मुस्लिम्स को भी एरिया दिया जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान तैयार होता है 1947 में, ठीक है, जिसके तहत इज़राइल का जो देश है वो बनाया जाता है, ठीक है। और जो जेरूसलम का जो आप कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूएन को दे दिया जाता है, जेरूसलम को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यू कैन सी हेयर, ये जो जूइश स्टेट है, ये जो आपको लाइट ग्रीन सा दिख रहा है, दिस इज़ द जूइश स्टेट। और ये जो बीच में वेस्ट बैंक और गाज़ा और भी जो आपको एरियाज़ दिख रहे हैं इजिप्ट के बॉर्डर पे, ये अरब स्टेट यहाँ पे दिया गया था। लेकिन अभी बात ये है कि मेजॉरिटी एरिया ये इज़राइल हथिया चुका है, और पैलेस्टीनियंस के पास हार्डली यहाँ पे कोई एरिया बचा है। यू कैन क्लियरली सी हेयर, ये पैलेस्टीन का स्टेटस था पहले, ठीक है।
देन इस तरीके से स्टेटस बनता है 1940s में, यूएन प्लान के तहत ये स्टेटस बनता है। बाद में इजरायलीज धीरे धीरे और कब्जा लेते हैं, तो यहाँ पे यू कैन से ये वाला जो एरिया है काफ़ी इसराइल जीत लेता है, ये वाला एरिया भी जीत लेता है। नाउ यू कैन सी कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज़ को छोड़ के पैलेस्टीनियन अरब्स के पास लगभग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कि यहाँ पे दिखाता है कि इजरायलीज़ भी काफ़ी एग्रेसिवली इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड सिंपथी जो शायद उनको किस टाइम पे मिला करती थी, अब कंपैरेटिवली कम मिलती है। लेकिन जो हमास ने अक्टूबर 7 को लास्ट ईयर हमला किया, उसकी वजह से डेफिनेटली इसराइल के पास मौका है कि यहाँ पे जो गाज़ा स्ट्रिप है और जो बाकी एरियाज़ है उसको भी वो खुद ही कहीं ना कहीं हथिया ले। सो 1940s तक जब इसराइल बनता है तो इस तरीके से प्रॉब्लम सामने आते हैं, इस तरीके से ही वी कैन सी कि इसराइल पैलेस्टीन की प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है, जो अभी तक भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें पैलेस्टीनियंस और जो इसराइलीज़ हैं दोनों ही एक जगह सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास, हिजबुल्ला, वो डेफिनेटली पैलेस्टीनियन अरब्स का कॉज जो है वो वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से इसराइलीज़ और ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक करते हैं और एरियाज़ को ऑक्यूपाई करते हुए दिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी हमने बैकग्राउंड यहाँ पे देखना था 1940s तक के पैलेस्टीन मैंडेट का, यहाँ पे क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से पैलेस्टीन को लिटरली इसराइल में बदल दिया गया और आज तक वो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो कल हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें और हिस्टोरिकल एनालिसिस किसी और टॉपिक के ऊपर होगा। सो टेक केयर, जय हिंद।